मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से स्टेट टू स्टेट काउंसलिंग रूल्स वेरी करती रहती हैं और ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशंस की वजह से आप कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे भी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं और उनमें भी अगर स्टेट कर्नाटका हो तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होता है क्योंकि यहाँ की काउंसलिंग रूल कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो केरल में नहीं फॉलो किया जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं फॉलो किया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं फॉलो किया जाता है, एमसीसी में भी डिफरेंट तरीके से काउंसलिंग किया जाता है। अब यहाँ पे आप समझिए क्या कि काउंसलिंग रूल के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट तो कर लेंगे बट कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर कोई भी स्टेप अगर आप मिस कर जाते हैं या फिर कोई भी रूल आप फॉलो सही से नहीं कर पाते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो कंटेंट है हमारा काउंसलिंग रूल को लेकर के और जो स्टेट में कवर कर रहा हूँ ये कर्नाटका है। आप में से कई लोग हैं जिनकी कमेंट्स हमारे पास आई थी काउंसलिंग रूल्स जैसे फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, अपग्रेडेशन, मॉप अप एलिजिबिलिटी और जो अलॉटमेंट के बाद का जो स्टेप होता है उसके बारे में आप चाहते थे क्या कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो मैं पब्लिश करूं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कर्नाटक के इन्हीं रूल्स को कवर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फर्दर रेस्ट ऑफ द राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर में आप किस तरीके से बने रहेंगे और कैसे आप अपने पॉसिबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करके चल पाएंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की और वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहे। आइए अब काउंसलिंग रूल को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है मेरा एप्लीकेशन को लेकर के। आप में से कई लोग होंगे जो एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाए होंगे राउंड 1 में और जैसा आप सभी को पता है कि कर्नाटका में एप्लीकेशन प्रोसेस को बाद में रीओपन नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या फर्दर ये ओपन होगा या नहीं होगा। वो ये फैक्टर है कि यहाँ की जो एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा सीट अगर बहुत ज़्यादा वैकेंट होकर के आती है राउंड 2 में तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्या कि राउंड 3 में ही एप्लीकेशन को रीओपन किया जा सकता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल सिनेरियो भी रहा तो स्टे वैकेंसी और स्पेशल राउंड के टाइम पे एप्लीकेशन को डेफिनेटली रीओपन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है चॉइस फिलिंग को लेकर के। जैसा आप सभी को जानते हैं कि चॉइस फिलिंग का प्रोसेस एक बार जो आप करते हैं राउंड 1 में वो आगे के राउंड में भी अप्लाइड होता है कि ये के नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं क्या कि कोई भी फर्दर राउंड में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा चॉइस फिलिंग का। बट ये रूल मैं आपको बताता हूँ सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए अप्लाइड होता है, राउंड 3 के लिए अप्लाइड नहीं होता है। राउंड 3 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा जहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को फिर से आप ऐड कर सकते हैं। राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो चॉइस आपने किया है वो राउंड 3 में अप्लाइड नहीं होता है, वहाँ पे आपको फिर से चॉइस ऐड करना होगा और उसमें सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कोई लिमिटेशंस नहीं होगा। तो जिन्होंने नंबर ऑफ कॉलेजेस कम फिल किए हैं, जो आगे दूसरी स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कर्नाटका को बैकअप में रखकर चल रहे हैं तो राउंड 3 में आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप बाकी ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि जिन्होंने चॉइस फिलिंग मिस कर दिया क्या वो काउंसलिंग में बने रहेंगे या बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ की रूल के हिसाब से अगर आपने चॉइस फिलिंग मिस किया है राउंड 1 में तो आपको फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, आप पैरेलली दूसरे ऑप्शंस की तरफ फोकस करिए। पॉइंट नंबर 4 है अपग्रेडेशन को लेके कन्फ्यूजन। अपग्रेडेशन को लेके कई लोगों को ये लगता है क्या कि एमसीसी में जैसे राउंड 1 से राउंड 2 में अप्लाई होता है और राउंड 2 अलॉटेड को राउंड 3 में भी मौका मिलता है अपग्रेड करने का, ऐसा ही कर्नाटक में भी होगा। ऐसा नहीं है। कर्नाटका में राउंड 1 से राउंड 2 तक आप अपग्रेडेशन करने के लिए जा सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 का कोई प्रोविजन नहीं है। बट अगर राउंड 3 में किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे आपने राउंड 1 में एडमिशन लिया हो या राउंड 2 में एडमिशन लिया है। अब मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल है इस पर भी कंफ्यूजन होता है आप सभी को, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। मॉपअप राउंड में वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिनको कोई भी सीट राउंड 1 या राउंड 2 में नहीं मिली है। जिनको राउंड 1 में सीट मिली वेदर उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया, इन बोथ द सिनेरियो वो काउंसलिंग में थर्ड राउंड में नहीं एलिजिबल होते हैं। आगे देखते हैं अब और भी पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। कर्नाटका की राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद में 4 ऑप्शन मिलता है लोगों को एक्सरसाइज करने का, चॉइस इसको कहते हैं। बट ये चॉइस और चॉइस फिलिंग दोनों सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ अलॉटेड कैंडिडेट के लिए अप्लाइड होता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो 4 ऑप्शंस मिलते हैं वो इस तरीके से है जिसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। चॉइस 1
चॉइस फंड ये कहता है कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है और आप सेटिस्फाइड हैं उस कॉलेज से और आप फर्दर किसी और कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इसी कॉलेज को फाइनल क्लोज करना चाहते हैं, तो आप चॉइस फंड एंटर करिए और आप अपनी रिपोर्टिंग फिजिकली कॉलेज में जाकर के कंप्लीट करिए। चॉइस 2 ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं कर्नाटका में, यानी कि आप राउंड 1 की सीट को रिटेन करके राउंड 2 में जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ फी पे करना है, बट फिजिकल रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप राउंड 2 में अपने चॉइस को रीअरेंज कर सकते हैं जो आपके हायर ऑर्डर वाले हैं। चॉइस 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? वो उनके लिए है जिनको जो कॉलेज मिला है उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि राउंड 2 में जाना, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि एमसीसी की रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं या फिर किसी और स्टेट की काउंसलिंग का या अपने डोमिसाइल स्टेट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए चॉइस 3 प्रेफर्ड ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आपको रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चॉइस 3 डाल करके राउंड 2 जाएंगे, बट राउंड 2 में जाने के बाद में यहाँ पे एक क्या है वो पॉइंट आप भी समझ लीजिए। वो ये पॉइंट है कि जो कॉलेज आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ वो कॉलेज तो डिलीट हो ही जाएगा, उसके नीचे वाले ऑप्शंस भी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अपर यानी कि हायर ऑर्डर पे जो कॉलेज के ऑप्शंस हैं वही आपके लिए बचे रह जाएंगे राउंड 2 में, और यही आपके लिए फाइनल राउंड भी होगा। आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चॉइस 4 उनके लिए अप्लाइड होता है जो काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, जिनको कहीं और सीट मिल गई है, वो कर्नाटका में पार्टिसिपेट फर्दर नहीं करना चाहते हैं, तो वो चॉइस 4 डाल करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं क्या कि हम फ्री एग्जिट कब कब ले सकते हैं। तो फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 में अप्लाइड होता है। राउंड 2 और मॉप अप राउंड में भी आप एग्जिट ले सकते हैं, बट उसके लिए जो भी पेनल्टी क्लाउज होगा केईए की तरफ से वो आपको फुलफिल करना होगा और फिजिकली आपको आकर के यहाँ पे सरेंडर करना होगा बैंगलोर में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन लोगों को रहता है, लोग सोचते हैं क्या कि अरे क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे तो हमें क्या मतलब है, कर्नाटक में पार्टिसिपेट तो नहीं करना है हमें फर्दर। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कि कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी सिनारियो आते हैं जहाँ पे आप कुछ और प्लान करके चल रहे होते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और आप नेक्स्ट ईयर सोचते हैं क्या कि हम फिर से कर्नाटक में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपकी एलिजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर आपको सीट मिला है और आप सरेंडर नहीं करते हैं फिजिकली बाय पेइंग द पेनल्टी अमाउंट एज पर केईए। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, क्या उनको कोई भी चॉइस एक्सरसाइज करना है? तो आपको कोई भी चॉइस एक्सरसाइज नहीं करना है क्योंकि आपके लिए अप्लाई नहीं होता है। अब कर्नाटका में रिपोर्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अलॉटमेंट के बाद में जिनको जिनको अलॉटमेंट मिली उनको 4 चॉइस मिले, उसमें से चॉइस 1 एंड चॉइस 2 जो लोग डालते हैं उनको फर्दर फी पे करना होता है। तो ये कॉमन स्टेप है दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में अपने चॉइसेस को एंटर करना है। जो भी चॉइस आप एंटर करते हैं उसके बाद में जो चालान होगा उसको आप डाउनलोड करेंगे, फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के बाद में आपको कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड करना हो जो कुछ घंटे के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टेंटली वो नहीं होता है, आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चॉइस 2 वाले का प्रोसेस एंड हो जाता है। अब यहाँ पे चॉइस 1 जिन्होंने डाला है उनको फर्दर फिजिकली रिपोर्ट करने जाना है कॉलेज। उनको क्या करना है, जैसे चॉइस उन्होंने एंटर किया, डाउनलोड किया चालान, फी पे किया, उसके बाद कंफर्मेशन स्लिप उन्होंने डाउनलोड किया, इसके बाद में उनको ओटीपी जनरेट करना है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ में कॉलेज में, जिसको कॉलेज वैलिडेट करेगा। उसके बाद में आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड होगा और उसके साथ में आप अपनी रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ को कॉलेज में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपका प्रोसेस एंड हो जाता है। इसके बाद में आप केईए के वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा जहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी रिपोर्टिंग का कंफर्मेशन वहाँ पे ज़रूर अपडेट करिए कि आपने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है। और वहाँ पे हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि क्या कॉलेज ने आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस भी मांगा, तो वहाँ पे आप का जो एक्सपीरियंस रहा होगा उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन आप पुट डाउन करेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या लिस्ट होती है जिसको आपको कैरी करना है, वो भी आप ध्यान से देखिए। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें एप्लीकेशन की प्रिंट आउट आप लेकर के जाएंगे, वेरिफिकेशन स्लिप आपको लेके जाना है, इसके साथ में जो आपका अलॉटमेंट लेटर है और जो कंफर्मेशन स्लिप आपने डाउनलोड किया है वो, और इसके साथ में 10th 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गए। इसके साथ में आपको स्टडी सर्टिफिकेट लेके जाना है और साथ में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9। ये क्या होता है? एनेक्सर 1 होता है जनरल एफिडेविट, जहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपने कहीं और सीट नहीं ऑक्यूपाई किया है। एनेक्सर 9 क्या कहता है? ये आपके रूरल पोस्टिंग के लिए जो 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है उसके लिए यहाँ पे आपको ये एफिडेविट देना पड़ता है।
और जो सबसे लास्ट आपको डॉक्यूमेंट देना है वो ये है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करके कॉलेज को सबमिट करना होता है। बट ये जो डॉक्यूमेंट है आप कॉलेज में बाद में भी सबमिट कर सकते हैं और ये प्रोसेस आप ऑनलाइन राजीव गांधी के वेबसाइट पे जा करके कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। कन्वीनियंट होगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, कुछ दिन वेट करें, मे बी 1 या 2 दिन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज आपको इसको सफिशिएंट टाइम देगा। बाय द टाइम आप जब कॉलेज में फाइनली रिपोर्ट करेंगे क्लासेस रिज्यूम करने के लिए, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट फर्निश करना होगा। फोटोग्राफ्स को लेकर के बता देता हूँ, आप सफिशिएंट फोटोग्राफ लेके चलिए, कम से कम 10 से 15 फोटोग्राफ्स इसकी ज़रूरत पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल के साथ में 2 कॉपीज़ रख लीजिएगा और अपनी फ़ोटो आईडी कार्ड तो रखिए ज़रूर से और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनका आधार कार्ड और वन ऑफ द पेरेंट का पैन कार्ड भी आपको इनक्लूड करना होगा। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैंडेटरी हैं, इसको आप केयरफुली लेके चलिएगा। जो लोग बाद में भी अलॉटमेंट लेंगे उनके लिए भी सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट अप्लाइड होता है। तो ये था हमारा कर्नाटका के काउंसलिंग रूल को लेकर के वीडियो, जहाँ पे मैंने सारे एस्पेक्ट को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर ड्रॉप करिए अपने कमेंट्स को और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।